जरूरत है। नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं भारत के वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण कानून है जो 9 सितंबर 1972 को लागू हुआ था। जी हाँ, और इसका मकसद था पूरे भारत में वन्य जीवों को बचाना, उनके अवैध शिकार को रोकना और खाल मांस के गैर कानूनी व्यापार पर लगाम लगाना। बिल्कुल, एक तरह से ये हमारे देश की वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन की नींव है। और ये नींव वक्त के साथ और मजबूत हुई। 2003 में इसमें संशोधन भी हुआ, भारतीय वन्यजीव संरक्षण संशोधित अधिनियम 2002 के नाम से। अच्छा, संशोधन भी हुआ, उसमें क्या खास था? उसमें सजा और जुर्माने को आम और भी कठोर बना दिया गया। मतलब सरकार ने दिखाया कि वो वन्यजीव संरक्षण को लेकर कितनी गंभीर है। तो चलिए इस कानून के कुछ अहम पहलुओं को जरा करीब से देखते हैं। मैंने सुना है इसमें जानवरों को अलग अलग अनुसूचियों मतलब शेड्यूल्स में बांटा गया है। ये क्या चीज है? हाँ, ये शेड्यूल्स बहुत जरूरी हैं। आप समझिए कि ये जानवरों को उनकी जरूरत के हिसाब से अलग अलग सुरक्षा का लेवल देते हैं। शेड्यूल 1 और शेड्यूल 2 के भाग 2 में वो जीव हैं जिन्हें सबसे ज्यादा खतरा है। जैसे कौन से जानवर आते हैं इसमें? जैसे बाघ, हाथी और कई सारे दुर्लभ जानवर। कानून की धारा 9 साफ कहती है कि शेड्यूल 1 से लेकर 4 तक के किसी भी जंगली जानवर का शिकार करना गैर कानूनी है। पूरी तरह से पाबंदी। लेकिन क्या कुछ खास हालात भी होते हैं? मान लीजिए कोई जानवर शायद शेड्यूल 1 का ही किसी गांव में घुस जाए और लोगों के लिए खतरा बन जाए, तब? हाँ, कानून में इसका भी ध्यान रखा गया है। देखिए, धारा 11 के तहत अगर कोई वन्य प्राणी वाकई में मानव जीवन के लिए खतरा बन गया है या फिर उसे कोई ऐसी बीमारी है जिसका इलाज मुमकिन नहीं, तो जो मुख्य वन्यजीव संरक्षक होते हैं वो विशेष परिस्थितियों में उसे मारने की अनुमति दे सकते हैं। अच्छा, तो ये एक अपवाद है। जी, और धारा 12 के तहत जैसे शिक्षा के लिए या वैज्ञानिक रिसर्च के लिए या फिर बीमार जानवरों को पकड़ने के लिए भी खास परमिट दिए जा सकते हैं। और हाँ, अगर अपनी जान बचाने के लिए किसी जंगली जानवर को मारना या घायल करना पड़े तो धारा 11(2) के तहत वो अपराध नहीं माना जाता। ये तो हुई जानवरों की बात, पर हमारे जंगलों में तो पेड़ पौधे भी उतने ही जरूरी हैं। क्या उनके लिए भी कोई नियम है इसमें? बिल्कुल है। धारा 17(a) कुछ खास मतलब सरकार द्वारा अधिसूचित पौधों को तोड़ने, उखाड़ने या नुकसान पहुंचाने से रोकती है। तो दुर्लभ पौधों को भी सुरक्षा मिली है? हाँ, पर यहाँ भी कुछ अपवाद हैं। जैसे वैज्ञानिक शोध के लिए अनुमति मिल सकती है, धारा 17(b), या फिर लाइसेंस लेकर उनकी खेती करने की इजाजत भी कुछ शर्तों के साथ मिल सकती है, धारा 17(c), 17(d), पर बिना इजाजत नहीं। ठीक है, अब इन जानवरों और पौधों को उनके प्राकृतिक घर में यानी जंगलों में सुरक्षित रखने के लिए क्या व्यवस्था है? ये प्रोटेक्टेड एरियाज क्या होते हैं? ये बहुत अहम है। राज्य सरकार धारा 18 के तहत किसी भी जरूरी जंगली इलाके को अभयारण्य यानी सैंक्चुअरी घोषित कर सकती है। सैंक्चुअरी? और अगर सुरक्षा का स्तर और बढ़ाना हो तो धारा 35 के तहत राष्ट्रीय उद्यान यानी नेशनल पार्क भी घोषित किया जा सकता है। नेशनल पार्क्स में नियम और भी सख्त होते हैं। सैंक्चुअरी और नेशनल पार्क में क्या फर्क है मोटा मोटा? देखिए, नेशनल पार्क में लगभग हर तरह की मानवीय गतिविधि पर रोक होती है, सिवाय उन कुछ के जो वन्यजीव संरक्षण के हित में हो। सैंक्चुअरी में थोड़ी ज्यादा छूट हो सकती है, जैसे कुछ स्थानीय समुदायों के अधिकार बने रह सकते हैं, लेकिन कंट्रोल वहां भी रहता है। और हाँ, केंद्र सरकार भी धारा 38 के तहत जरूरी समझे तो किसी क्षेत्र को सैंक्चुअरी या नेशनल पार्क घोषित कर सकती है। तो इन पार्क्स और सैंक्चुअरीज में घुसने पर या वहां कुछ करने पर भी रोक टोक होगी? हाँ बिल्कुल। धारा 27 प्रवेश को नियंत्रित करती है, कौन जा सकता है, कब जा सकता है, ये सब तय होता है। धारा 30 के तहत आग लगाना मना है। धारा 31 बिना अनुमति हथियार ले जाने से रोकती है। और धारा 32 किसी भी हानिकारक पदार्थ जैसे केमिकल या जहर के इस्तेमाल पर पाबंदी लगाती है। समझ गई। तो इन सब नियमों को लागू करवाने, इन क्षेत्रों का प्रबंधन करने के लिए कौन जिम्मेदार है? कोई खास संस्थाएं बनाई गई हैं? हाँ, कई महत्वपूर्ण संस्थाएं हैं। राष्ट्रीय स्तर पर है राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड यानी नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ, जिसके अध्यक्ष खुद प्रधानमंत्री होते हैं। ये धारा 5(a) के तहत है। प्रधानमंत्री मतलब काफी उच्च स्तरीय बॉडी है ये। जी हाँ। फिर राज्यों में होते हैं राज्य वन्यजीव बोर्ड, स्टेट वाइल्ड लाइफ बोर्ड, जिनके अध्यक्ष मुख्यमंत्री होते हैं, धारा 6। और बाघों के संरक्षण पर विशेष ध्यान देने के लिए राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण यानी NTCA, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, का गठन धारा 38L के तहत किया गया है।
और अपराधों से निपटने के लिए अवैध शिकार वगैरह। उसके लिए वन्य जीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो, वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो WCC भी है। धारा 38Y के तहत ये एजेंसी वन्य जीव अपराधों की जांच और रोकथाम का काम करती है। ठीक है, अब आते हैं सजा पर। अगर कोई ये कानून तोड़ता है तो क्या होता है? कितना गंभीर है ये? धारा 51 में दंड का प्रावधान है और ये काफी गंभीर है, खासकर अगर कोई शेड्यूल 1 या शेड्यूल 2 के भाग B के जानवर का शिकार करता है या किसी अभयारण्य या राष्ट्रीय उद्यान की सीमाओं में बदलाव करता है या नुकसान पहुंचाता है। कितनी सजा हो सकती है? ऐसे मामलों में कम से कम 3 साल की जेल, जिसे 7 साल तक बढ़ाया जा सकता है, और कम से कम 10,000 रुपए का जुर्माना। और अगर कोई अपराध दोबारा करता है तो जुर्माना बढ़कर कम से कम 25,000 रुपए हो जाता है। और बाघों के मामले में क्या वो और भी सख्त है? हाँ, बाघों के मामले में सजा और जुर्माना और भी ज्यादा सख्त है। अगर कोई टाइगर रिजर्व के कोर एरिया में अपराध करता है तो धारा 51(1)C के तहत सजा और जुर्माना दोनों ही बहुत ज्यादा हैं। अधिकारियों को तलाशी लेने, सामान जब्त करने और गिरफ्तारी करने की शक्तियां भी धारा 50 के तहत दी गई हैं। यहाँ तक कि संपत्ति जब्त करने का भी प्रावधान है। जी, अध्याय 6A में अवैध शिकार या व्यापार से कमाई गई संपत्ति को जब्त करने का भी प्रावधान है। तो कुल मिलाकर ये कानून भारत की जो अद्भुत जैव विविधता है उसे बचाने के लिए एक बहुत मजबूत कानूनी ढांचा तैयार करता है। ये सिर्फ पार्कों और अभयारण्यों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि जानवरों से बने उत्पादों के व्यापार पर भी कड़ी नजर रखता है। बिल्कुल सही कहा आपने। और एक और जरूरी बात यह है कि ये कानून संरक्षण की जरूरतों को वहां रहने वाले स्थानीय समुदायों, खासकर अनुसूचित जनजातियों के अधिकारों के साथ संतुलित करने की कोशिश भी करता है। जैसा कि धारा 65 में जिक्र है, यह हमेशा आसान नहीं होता, पर कोशिश कानून में निहित है। वाकई में काफी व्यापक कानून है ये। हाँ, ये एक मजबूत ढांचा तो देता है, इसमें कोई शक नहीं। पर सोचने वाली बात यह है, और शायद हमारे सुनने वालों के लिए भी, कि कागज पर बने इतने मजबूत कानून जमीनी हकीकत में कितने प्रभावी हैं, खासकर जब विकास की जरूरतें सामने आती हैं और उनका टकराव संरक्षण के लक्ष्यों से होता है। हाँ, ये तो एक बड़ा सवाल है। और कानून का पालन करने या करवाने से अलग हम जैसे आम नागरिक वन्यजीव संरक्षण में और क्या योगदान दे सकते हैं? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिन पर हमें शायद और विचार करना चाहिए।